अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं जी हाल ही में अपना थाईलैंड का टूर कंप्लीट करके वापस पाकिस्तान आया हूँ। तो कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की थी जिसमें काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपसे वो जब आप बैगेज अपना जमा कराते हैं वहाँ से आपसे वहाँ पे क्या क्या सवालात होते हैं। उसके बाद जब आप इमिग्रेशन पे जाते हैं तो क्या सवालात होते हैं। उसके बाद जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो इस वीडियोज़ में मैं आपको पूरा अपना थाईलैंड टूर का जो निचोड़ है ना वो मैं बताऊंगा कि आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, आपने एयरपोर्ट पे कैसे डील करना है और थाईलैंड में आपके साथ क्या क्या फ़्रॉड हो सकते हैं जिनसे आपने बचना होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीज़ा से। तो मैंने जब वीज़ा अप्लाई करना था तो मेरा बैंक कार्ड अभी बना था, तो मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं थी। तो मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि विदाउट डॉक्यूमेंट्स मैं वीज़ा थाईलैंड का अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो मैंने विदाउट डॉक्यूमेंट्स थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई किया था जिसके चार्जेस 30,000 पाकिस्तान रुपीज़ थे। अगर आप विद डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं तो उसके चार्जेस 5,000 पाकिस्तान रुपीज़ तक होते हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ अपना पासपोर्ट दिया था, पिक्स दी थी और 30,000 रुपीज़ दिए थे। 15 वर्किंग डेज़ के अंदर मेरा वीज़ा लग के आ गया था। सबसे पहले जी हम एंटर होते हैं एयरपोर्ट पे तो हमें जो कस्टम वाले हैं वो चेक करते हैं। वो आपका किसी भी रैंडम पर्सन जा रहे होते हैं, किसी को भी बुला के उसका बैग खुलवाएंगे, चेक करेंगे हर चीज़। उसके बाद आप आगे चले जाते हैं। आगे जहाँ पे हमने बैगेज अपना लगेज जमा करवाना होता है जी, वो आपसे पूछते हैं। वैसे तो रिक्वायरमेंट में 1000 USD डॉलर्स चाहिए होते हैं हमें। उसके अलावा हमें रिटर्न टिकट चाहिए होती है। अगर हमने रिटर्न नहीं आना तो किसी नेक्स्ट कंट्री की हमें टिकट चाहिए होती है। ये टूरिस्ट वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम बैगेज वालों के पास जाते हैं। वो हमसे सवाल करते हैं जी आपके पास कितने थाईलैंड के मतलब थाईलैंड जाने के लिए आपके पास कितने USD डॉलर्स हैं। तो वो रैंडम पर्सन से किसी से भी पूछ सकते हैं। जैसे कि मेरे आगे एक बंदा खड़ा हुआ था, उससे उन्होंने पूछ लिया था, लेकिन मुझसे उन्होंने नहीं पूछा। हालांकि मेरे पास $300 थे, मैंने $1,000 नहीं रखे थे। मैंने कहा जब पूछे तो फिर देख ही जाएगी। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप एयरपोर्ट पे किसी को मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने बस डॉलर्स वहाँ पे दिखाने होते हैं, इस तरह निकाल के, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। तो आप या तो कॉन्फिडेंट रहें। अक्सर हो सकता है वो पूछ ले लेते हैं आपके पास कितने डॉलर्स हैं, आप कहते हैं $1,000 हैं। तो अगर आप इन कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो कहेंगे जी दिखाएं। अगर तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो आपसे वो अक्सर नहीं भी पूछते। उसके बाद वो हमसे पूछते हैं जी आपके पास रिटर्न टिकट है कि नहीं, आपने वापस पाकिस्तान आना है कि नहीं आना। उसके लिए हमें उन्हें रिटर्न टिकट दिखानी हमें परचेज़ टिकट दिखानी पड़ती है। बुकिंग मतलब नहीं चलती वहाँ पे। जैसे कि हम कहें हमारे पास बुकिंग है वापसी की, तो वो लोग नहीं मानते। हमें परचेज़ टिकट उन्हें दिखानी पड़ती है। उसके बाद आगे आप इमिग्रेशन वालों के पास चले जाते हैं। वो भी आपसे पूछते हैं। अगर तो बंदा फ़र्स्ट टाइम जा रहा है तो थोड़े सवालात करते हैं, तंग करते हैं। अगर तो आप पहले कई कंट्रीज़ में गए हो तो फिर वो इतना नहीं पूछते। उसके बाद अगर आप जॉब करते हैं तो वो आपसे पूछेंगे आपने NOC लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ, इस तरह की चीज़ें वो पूछते हैं। उसके बाद जब आप थाईलैंड चले जाते हैं तो थाईलैंड जब मैं गया था तो मुझसे थाईलैंड के इमिग्रेशन वालों ने कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने एक सवाल भी नहीं पूछा। और जो थाईलैंड वाले वहाँ पे स्टैंप लगाते हैं वही हमारी वीज़ा ड्यूरेशन होती है वहाँ पे थाईलैंड में। और वो जो कम से कम लगती है वो 2 मंथ की होती है। 2 मंथ का पाकिस्तानी पीपल को थाईलैंड में स्टे मिलता होता है। इसके बाद जी सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है स्कैम्स। थाईलैंड में कौन कौन से हमारे साथ फ़्रॉड होते हैं। सबसे पहला फ़्रॉड तो टैक्सी का होता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। वो ये होता है कि जब आप वहाँ पे थाईलैंड पे जाते हैं तो टैक्सी वाले आपसे पूछते हैं कि आपने कहाँ पे जाना है, आप बता देते हो तो वो मतलब मीटर नहीं ऑन करते। टैक्सी पे एक मीटर लगा होता है। जब वो मीटर ऑन करते हैं तो उस पर आपके चार्जेस आई जाते हैं। जितना जितना आप आगे जाए जाते हैं वो किलोमीटर और टाइम के हिसाब से वहाँ मीटर पे पैसे आई जाते हैं। लेकिन वहाँ पे एयरपोर्ट पे टैक्सी वाले मीटर ऑन नहीं करते। वो जी आपको कह देंगे जी हम 500 लेंगे थाई बाट, हम 600 लेंगे। तो आपने सबसे पहले उनसे मीटर ऑन करवाना है। आपने कहना है भाई जी मीटर ऑन करें तो हम जाएंगे, नहीं करना तो हम नहीं जाएंगे। तो मेरे साथ जो सबसे पहले फ्रॉड हुआ था वो यही हुआ था कि उन्होंने जी कहा कि मीटर का तो मुझे पता था क्योंकि मैं पहले चाइना भी गया हुआ था, इसलिए मुझे मीटर का पता था कि मीटर वाला सिस्टम होता है। तो उसने मुझे ये कहा जी आपके पास इतना बड़ा बैग है, बैग मैंने डिग्गी में रखना है तो बैग के मैं 50 बात चार्जेस लूँगा। उसके बाद जी मैं 400 आपको छोड़ने का लूँगा। लेकिन मैंने जाना था, मैं चला गया, अभी मुझे पता नहीं था यहाँ पे कौन कौन सी ऐप्स वगैरह यूज़ होती हैं। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए आपने ना ही कोई बैगेज के पैसे देने हैं, बैगेज रखने के वो सब इंक्लूड होते हैं। आपने कहना है जी मीटर चलाएं। अगर वो नहीं चलाता तो इन सब से बचने का बेस्ट हल ये है कि ग्रैब ऐप, ये आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ऐप यूज़ होती है थाईलैंड में। यहाँ से आप अपने खाने भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपने इंडियन खाने खाने हो, पाकिस्तानी खाने खाने हो, आपने टैक्सी करवानी हो, आपने जो कुछ भी करना हो, होटल बुकिंग करनी हो, सब इस ऐप से हो जाता है। तो एयरपोर्ट पे पहुँच के आप जाके अपने डॉलर वगैरह चेंज करवाएं, आप अपनी सिम वगैरह लें। उसके बाद आप टैक्सी पे बैठें, आप अपने होटल की तरफ जाएँ तो ईज़िली आप
मतलब अपना मैनेज कर सकते हैं। खानों का बहुत ज़्यादा मसला होता है थाईलैंड में, इसलिए आपको हलाल खाने खाने हो तो काफ़ी इशू होता है। तो मैं तो वो ऐप से ऑनलाइन ही ऑर्डर करता था, इंडियन फूड ज़्यादा करता था, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स बहुत कम थे वहाँ पे। यही कुछ चीज़ें थी जो काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि आप लोगों को पता लग जाए कि थाईलैंड जाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और कैसे कैसे जाना है।